हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फाइनली आप लोगों का पेपर नंबर 3 दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर न्यू कोर्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओल्ड कोर्स हो चुका है। तो ये है यहाँ पर एक छोटा सा एनालिसिस कि सर पेपर कैसा रहा आप लोगों का। काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत ही आसान पेपर था, कुछ ने कहा सर बहुत ही मुश्किल पेपर था, राइट। तो मेरे रिव्यूज़ क्या हैं इस पेपर के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। सर यहाँ पर मैं अभी पेपर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि सर पेपर आया कहाँ कहाँ से और कैसे रहा पेपर, ठीक है। पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अगर आप लोगों ने कंसेप्चुअल नॉलेज गेन की है बहुत अच्छे तरीके से तो आप लोग इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से, राइट। कंसेप्चुअल पे आईसीआई ने पूरा पूरा आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से टेस्ट किया है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है फर्स्ट 5 मार्क्स का, पहला ही क्वेश्चन सर कहाँ से आया? सर एबीसी एनालिसिस। अब अगर मटेरियल कॉस्टिंग की बात करें, एबीसी एनालिसिस का क्वेश्चन आया आपके पास, राइट। 5 मार्क्स मटेरियल कॉस्टिंग। ज़्यादातर हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में फोकस किस चीज़ पे करते हैं सर? ईओक्यू पे, सर इन्वेंट्री लेवल्स पे, या सर हमारी जो वैल्यूएशन है उस पर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सर एबीसी वाला जो पार्ट है वो ज़्यादातर थ्योरी में आता है। मैंने भी कहा अपने लेक्चर्स में सर कि एबीसी वाला पार्ट जो है वो ज़्यादातर थ्योरी में आता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल पार्ट भी करवाया था एबीसी का। यूट्यूब पे लेक्चर्स पे करवाया सर, कोई पेड कोर्स में नहीं करवाया। यूट्यूब पे जो लेक्चर्स है उसमें मैंने प्रैक्टिकल पार्ट भी करवाया है और उसी पे सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एबीसी एनालिसिस। तो मटीरियल कॉस्टिंग यहाँ पर आया सर 5 मार्क्स का। मटीरियल कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन आया, राइट, 5 मार्क्स का। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन करनी है। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है। क्या उसने कहा? लिमिटेड हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ क्लासिफाइंग द आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 15% और अबव ऑफ द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज ए कैटेगरी। ठीक है, तो अब कैटेगराइजेशन किस पे करोगे? ध्यान से सुनना, जो मैंने हाईलाइट किया है मैं फिर से इसको मार्क करता हूं। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब सर कैटेगराइजेशन जो है वो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स पर नहीं होनी, किस पर होनी है? टोटल कॉस्ट जो आएगी दैट इज यूनिट्स मल्टीप्लाइड। यहां पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे पहले, टोटल कॉस्ट जो आएगी उसके बेसिस पर कितनी परसेंटेज है टोटल कॉस्ट की, उसके बेसिस पर आपने कैटेगराइजेशन करनी है, राइट। यहां पर कुछ बच्चों ने हो सकता है कि गलती क्या की हो, यहां पर कंफ्यूजन आती है कि सर नंबर ऑफ यूनिट्स पे कैटेगराइजेशन कर दी। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने लिखा है स्पेसिफिकली कि कैटेगराइजेशन जो है वो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट पे होगी, ठीक है। तो रैंक द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो एबीसी कैटेगरी में करनी है। आपके आईसीएस स्टडी मैट में भी क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, लेकिन उसमें ये चीज नहीं दे रखी है। आई थिंक उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है स्टडी मैट में, नथिंग टू वरी। सेकंड क्वेश्चन आया सर हमारे पास कहां से? ओवरहेड्स का। ग्रेट सर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आया। ग्रेट। तो ओवरहेड्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस चीज पे आया सर? बहुत ही आसान, स्टेप लेडर मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर अगर आप लोगों ने कंसेप्ट ध्यान से नहीं सुना है तो यहां पर एक कंफ्यूजन आप लोग एग्जाम में कर सकते हो। आई डोंट नो करोगे या नहीं करोगे, कर सकते हो। दैट इज स्टेप लेडर और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूजन, राइट। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी यहां पर। स्टेप लेडर मेथड में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे को सर्विसेज दी लेकिन ली नहीं, ठीक है, तो जिसने ज्यादा दी उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप लेडर मेथड से इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किस डिपार्टमेंट ने कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो उसका हमें बेसिस दे रखे थे, बहुत ही सिंपल था सर। उसके बाद उसने कहा था रेट पर आर निकालना है। रेट पर आर कैसे निकालेगा सर? पहले तो टोटल आर्स निकाल लो। टोटल आर्स के लिए उसने दे रखा है एक दिन में 12 घंटे, तो 365 डेज में कितने आर्स होंगे, ठीक है। टोटल आर्स जितनी टोटल कॉस्ट आएगी आफ्टर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी तो दे रखी है सर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ही करनी है इसमें सिर्फ, राइट। तो क्वेश्चन ये किसके ऊपर है? ये क्वेश्चन आपका जो है दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये दो टॉपिक्स को कंबाइन करके आपका ओवरहेड्स का क्वेश्चन बना 5 मार्क्स का। बहुत बढ़िया सर। देखो पेपर लेंथी है, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद आया सर ऑक्स लिमिटेड एनुअल डिमांड सिंगल कस्टमर। ये कहां से आया सर? बैच कॉस्टिंग, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग से। स्पेसिफिकली बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन है सर, राइट। ये क्वेश्चन जो है वो है ईबीक्यू का, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग से आया। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पेपर आया है,
राइट। ज़्यादातर हम लोग फोकस करते हैं कि सर ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ पे फोकस रहता हूँ कि सर सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और पेपर कहीं से भी आ सकता है, जो मर्जी आप एबीसी एनालिसिस कर लो, वट एवर यू डू, राइट, लेकिन आप लोग रिस्क नहीं ले सकते एग्जाम में, और वो आईसीआई ने बता दिया। तो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन रन, उसके लिए एनुअल क्वांटिटी दे रखी है। अब करना क्या था इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि अगर कस्टमर को हम लोग 60,000 का एक बैच बनाकर, उन्होंने कहा पहले तो ये बताओ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कितनी होगी, एनुअल डिमांड 60,000 है, तो ईबी क्यों निकाल लिया, हमें सेटअप कॉस्ट दे रखी है, हमें कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, तो हमने ईबी क्यों निकाल लिया। अब वो कहता है कि अगर उस ईबी के ऊपर उतनी बैच की क्वांटिटी आप नहीं बनाते, आप इंस्टेड बैच क्वांटिटी जो है वो 15,000 लेते हो, राइट, जो आपका EBQ है जो आपने कैलकुलेट किया फर्स्ट पार्ट में, अगर वो ना लेकर आप 15,000 का बैच प्रोसेस करते हो तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको, तो वो उसके साथ आप लोगों को कंपैरिजन करना था, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट द कंपनी हैज टू इनकर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 15,000 वैक्सीन इन अ बैच। अगर EBQ पे करोगे तो टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, और अगर 15,000 का बैच लेकर चलोगे, ठीक है, तो क्या होगी, नंबर ऑफ बैचेस निकालने थे, उसको बैच की सेटअप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना था, कैरिंग कॉस्ट है आपके पास, लेकिन एक चीज ध्यान रखना सर, कैरिंग कॉस्ट जो है वो पर मंथ दे रखी है, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट जो है पर मंथ दे रखी है। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने अपनी एसएम सीरीज में भी बोला, हर जगह पर मैंने बोला, इवन यूट्यूब लेक्चर्स पर भी, कि सर ये जो पर मंथ है ना, ये गड़बड़ करेगा, ये गड़बड़ करेगा। आपको कैरिंग कॉस्ट क्या चाहिए होती है सर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट लेते हैं हम लोग, कैरिंग कॉस्ट पर एनम, राइट, कैरिंग कॉस्ट पर एनम लेते हैं सर हम लोग, पर यूनिट पर एनम। तो यहां पर मंथ दे रखी है। अब यहां पर चांसेस है कि आप लोगों ने गलती की होगी, बहुत सारे लोगों ने गलती की होगी यहां पर, ठीक है, तो एक गड़बड़ यहां पर चांसेस हैं ये जाने के, ठीक है सर। चलो जी, EBQ मैंने बता दिया कि सर टेंशन मत लेना कि सर ने बता दिया तो अब हमें रात को नींद नहीं आएगी, हमारा तो अगला पेपर है सर टैक्स का, ठीक है, तो अब तो जो हो गया सर बदल नहीं सकते उस चीज़ को, राइट, अब तो उस चीज़ को चेंज कर नहीं सकते हो, तो फोकस ऑन द नेक्स्ट वन। मैंने बता दिया कि कहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन आया सर डी पार्ट, ये आया सर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर हम लोग पुराने एनालिसिस भी करें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता ही है, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था सर, इनडिफरेंस पॉइंट निकालना था और ब्रेक इवन पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट वो होता है जहां पर हम लोग इनडिफरेंट है, चाहे हम मेथड 1 सेलेक्ट करें चाहे हम मेथड 2 सेलेक्ट करें, दोनों में हमारे पास सेम ही प्रॉफिट, सब सेम आएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, ना तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ना ही हम लॉस में है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। तो सिंपल क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्टिंग का, ज्यादा मुश्किल नहीं था ये। उसके बाद ये आया सर जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन जिसे मैं कहूंगा, और ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर डरे होंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया सर कॉस्ट शीट में से, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया सर कॉस्ट शीट में से, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कंफ्यूजन कर सकती थी, वो जब मैं अब डिटेल डिस्कशन करूंगा उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि स्पेशल ड्राइंग में क्या होना था सर हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट में क्या होना था, क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाना था, क्या हमें इसको इग्नोर करना था सर, क्या करना था इसको, स्पेशल ड्राइंग क्या होती है सर, हमारी कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग क्या होती है, क्या ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, ठीक है, कुछ हिंट्स मैं दे रहा हूं साथ साथ में, चिंता मत करो। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, वाओ सर इंडस्ट्री की एग्जीबिशन लगे थे, हम वहां घूमने चले गए थे, उसके एक्सपेंसेस हैं सर, ले लो कॉस्ट शीट में। 8,000 लीगल चार्जेस 2500 सर, ले लो कॉस्ट शीट में, ठीक है, थोड़े थोड़े इनडायरेक्ट हिंट्स दे रहा हूं मैं, समझते जाना उस चीज को। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ सिंपल था सर, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर ओवरहेड्स ऑफ मटेरियल 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं, कैसे कैलकुलेट करने हैं, 10% वो कहता है जी रिजेक्ट हो गई थी और 5,000 रियलाइज हुआ था जिसको हमने सेल करके स्क्रैप वैल्यू ले ली थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है, ध्यान देना, ये सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो आउटपुट की है, तो इसको कहां से लेना है, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस करना, ना कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन में से माइनस करना है, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल कंजम्पशन में से माइनस किया तो गलत हो जाएगा, डेफिनेटली गलत होगा, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द आउटपुट। उसके बाद 10% ऑफ फिनिश्ड गुड वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर रेक्टिफाइड एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर व्हिच वाज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस,
कि जितना ये जो फिनिश्ड गुड्स थे जो डिफेक्टिव थे उतने के ऊपर मेरी वेजेस कितनी थी उसके प्रोपोर्शनेट लेना था आप लोगों ने, राइट। जैसे टोटल आउटपुट 8000 यूनिट है, वो कहते हैं 10% जो थी वो डिफेक्टिव थी, तो 800 यूनिट डिफेक्टिव थे। 800 यूनिट की डायरेक्ट वेजेस कितनी बनती और उसके अकॉर्डिंग 20% आप लोगों को जो डिफेक्टिव का रीप्रोसेसिंग एडिशनल एक्सपेंडिचर लेना है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, ठीक। तो उसने कहा कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, ये चीजें निकालनी है सर। और सिंपल सी बात है, अगर ये भी लिख देता कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर दो तो भी एक ही बात है सर, यही चीजें निकालनी थी तब भी हमें, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में थी, लेकिन डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो इंस्टीट्यूट ने डाला, और डेफिनेटली आप लोगों की बहुत जबरदस्त माइंड टेस्टिंग की है इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने। और मजे की बात यह है इंस्टीट्यूट ने भर भर के कॉस्ट शीट के क्वेश्चन दिए हैं इस बार पेपर में। सर कॉस्ट शीट नॉर्मली पिछले एनालिसिस देखा जाए तो कम आता था, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने सारी कसर निकाल दी सर, कॉस्ट शीट भर भर के दिया। क्यों? क्योंकि सर कॉस्ट शीट एक पूरा बेस है कॉस्टिंग का, राइट, जिसमें सारा कुछ कवर होता है। उसके बाद बी क्वेश्चन आया सर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में से। ये क्वेश्चन आया सर हमारे पास जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में से, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो उसने सिंपल सी बात कही कि सर एक प्रोडक्ट हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें से 4 प्रोडक्ट निकलते हैं एसपीएन ने, ए को हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देते हैं, लेकिन एसपीएन को हम लोग फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। उसने कहा कैन बी इंडिविजुअली फर्दर रिफाइंड, ठीक है। तो उसने हमसे ये पूछा, बेसिकली ये जॉइंट कॉस्ट दे रखी है, उसने हमसे सिंपल सी बात पूछी, उसने कहा कि सर एक चीज बता दो कि अगर हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे उसको बेच देते हैं तो हम लोग कितना प्रॉफिट कमाएंगे सभी प्रोडक्ट्स को, और अगर हम लोग प्रोडक्ट्स को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं बेचते और उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तब हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो इस जॉइंट कॉस्ट को आप लोग सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की रेशियो में डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। दूसरे में फर्दर प्रोसेसिंग करनी थी हम लोगों को, तो फर्दर प्रोसेसिंग की सेल्स क्या रही, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या रहेगी, ठीक है, और जॉइंट कॉस्ट क्या रहेगी, उससे आप लोग एक एनालिसिस निकालना था कि सर हम इसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये एक छोटा क्वेश्चन डाला। नॉर्मली क्या होता है, देखो इंस्टीट्यूट ने किस तरह से पेपर को थोड़ा सा लेंथी बनाया। नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या करता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो ए पार्ट 10 मार्क्स, बी पार्ट 10 मार्क्स, यहाँ पे उसने बी और सी पार्ट में उसको डिवाइड किया 5-5 मार्क्स करके, थोड़ा सा पेपर इससे लेंथी हो जाता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने कोशिश क्या की है, इंस्टीट्यूट ने कवरेज बढ़ाने की कोशिश की, राइट, बहुत बढ़िया एक अटेम्प्ट रहा ये। उसके बाद सर ये क्वेश्चन देखो कहां से आया, लेबर कॉस्टिंग से लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन आया, लेबर कॉस्टिंग 5 मार्क्स। लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन आया सर, सिंपल सा था क्वेश्चन, था कुछ भी नहीं था, लेबर टर्नओवर निकालने थे सेपरेशन एंड फ्लक्स मेथड से। उसके बाद जो चीज थी सेकंड पार्ट जो था, उसने कहा था सर इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स निकाल लो, ठीक है। उसने कहा था इंफॉर्मेशन दे रखी है सर, एक न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन थी 31 मार्च की, तो इसने ये निकाल दिया, इससे हमने सेपरेशन मेथड और फ्लक्स मेथड। अब उसने कहा इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर वन अबव गिवन दैट द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप ऑन 31 जनवरी, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन सर, यहां पर सबसे पहली चीज तो है हम कंफ्यूज कहां हो जाते हैं सर, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट क्या होता है। जिनके पास मेरी बुक्स गई हैं कि एसजे की, वो क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 देख लेना, वहां से पता चल जाएगा, ठीक है, कि इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स कैसे निकालते हैं। कि सर अगर 2 महीने का एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इतना है तो पूरे साल का रेट कितना होगा, अगर पूरे साल का रेट है तो 2 महीने का रेट कितना होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। उसने कहा ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो सेटअप हुई थी 31 जनवरी को, और ये डाटा दे रखा है 31 मार्च 2021 का, तो मतलब ये 2 महीने का डाटा है। अगर 2 महीने के रेट्स हैं तो एनुअल रेट्स कितने होंगे, अगर ये एनुअल दे रखा होता तो 2 महीने का डाटा कितना होता हमारे पास, तो हम लोग किसी भी तरह से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ए की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। तो बेसिकली हमें दे रखा है सर, सेल्स दे रखी है, डिविडेंड दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सब कुछ दे रखा है। उसके बाद उसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स 50% फिक्स्ड 50% वेरिएबल, कि जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसमें से 50-50% है सर। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं वो सारे के सारे फिक्स्ड हैं, सेलिंग ओवरहेड्स सारे के सारे वेरिएबल हैं सर। Normal capacity, normal production capacity is 20,000 units. Indirect expenses are absorbed in the cost account on the basis of normal production capacity. Notional rent of own premises charged in cost accounts in amounting to 12,000 rupees. Prepare a cost sheet. Sir, फिर से cost sheet. And ascertain the profit as per cost records and then reconcile them with the financial records. तो basically ये question किसका हुआ, ये basically ये question हुआ reconciliation का 10 marks का question.
सर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता कि रिकंसिलेशन में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए। पुराने एनालिसिस देखोगे रिकंसिलेशन में से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया, चाहे वो मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट था या रिकंसिलेशन स्टेटमेंट थी। सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन रिकंसिलेशन में से, बहुत ही बढ़िया गेम खेली है सर इंस्टीट्यूट ने। मैंने कहा कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पेपर रहा, इंस्टीट्यूट ने टेस्टिंग की कि बेटा क्या तुम छोड़ के जा रहे हो, कर लो एबीसी एनालिसिस, मेरा एबीसी एनालिसिस तुमसे उल्टा चलेगा, कर लो जितना करना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने आपको अच्छी तरह से धोया भाई इस बार। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप लोग इसको आराम से कर पाओगे। देखो ऐसा क्वेश्चन एक इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी है जहां पर उन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स में डिवाइड किया हुआ है उसको। अब ट्रीटमेंट क्या होना था सर, फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स का डिफरेंस था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि सर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 20,000 यूनिट्स की है, तो जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो 20,000 यूनिट्स के हिसाब से दे रखे हैं, तो 15,000 जो एक्चुअल प्रोडक्शन की हम लोगों ने प्रोडक्शन करके बेचा, उसके हिसाब से हमारे प्रोपोर्शनेटली फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने बनते थे, क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं 15,000 यूनिट के लिए, राइट। और उसने कहीं नहीं दे रखा कि सर जो प्रोडक्शन की है वो 20,000 की है, उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 20,000 यूनिट की है, लेकिन सेल्स जो है वो 15,000 यूनिट की है, तो इसका मतलब है हमने बनाए भी 15,000 यूनिट्स ही हैं। क्यों, क्योंकि सर कहीं क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको, कहीं पर भी उसने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं ना, तो फिर तो इसका मतलब है 15,000 बनाए थे, 15,000 बेच दिया, कैपेसिटी 20,000 की थी, तो 20,000 के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने थे और 15,000 के हिसाब से हम उसको एब्जॉर्ब कितने कर रहे हैं, ठीक है। जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं सर उसमें तो दिक्कत ही नहीं है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स तो ऑब्वियसली बने ही 15,000 यूनिट्स पे, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स तो उसके साथ वेरी करेंगे, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स तो फिक्स्ड रहने चाहिए थे। तो वो 20,000 के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने थे और 15,000 यूनिट्स के हिसाब से हम कितने एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो लेना था हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसकी रिकंसिलेशन करनी थी, क्लियर। अब ये एक पॉइंट है जहां पर कंफ्यूजन हुआ हो सकता है अगर आप लोगों ने एसएम अच्छे से नहीं किया। सर ये तो सिंपल था, नोशनल रेंट, सर कॉस्ट अकाउंट में नोशनल रेंट जो है वो खर्चे की तरह दिखा रखा है आपने, एक्सपेंस दिखा रखा है आपने, ओन प्रीमिसेस चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट उसने क्लियरली दे रखा है। नॉर्मली हम लोग कॉस्ट शीट में नोशनल रेंट लेते हैं, नहीं सर नहीं लेते, लेकिन उसने कहा भैया आपने तो कॉस्ट अकाउंट में ले रखा है नोशनल रेंट 12,000 का, तो इसका मतलब है कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है हमने 12,000 से कम कर रखा है, जबकि फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो हमारा 12,000 से ज्यादा है। ये फाइनेंशियल P&L दे रखा है, कहीं पर भी आपको नोशनल रेंट दिख रहा है यहाँ पे, नहीं ना सर, तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट 12,000 से ज्यादा है मेरा, राइट। और जब कॉस्ट शीट बनाओगे तब नोशनल रेंट को कहां दिखाना है सर, नोशनल रेंट को बिल्कुल एंड में दिखाना है कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद, ठीक है। नोशनल रेंट को पहले मत दिखा देना, नोशनल रेंट को बिल्कुल लास्ट में दिखाना 12,000 को, ठीक। तो ये था अगेन कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। आ जाओ सर आगे फिर से, PQR लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स PQR, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया आपके पास 10 मार्क्स का। सर ये एक्सपेक्टेड था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का हमेशा ही क्वेश्चन आता है, न्यू कोर्स में हमेशा ही क्वेश्चन आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, और ये एक्सपेक्टेड था। और लास्ट पार्ट जो है वो काफी बढ़िया उसने दिया, लास्ट पार्ट में उसने फिर से कह दिया सर प्रिपेयर कॉस्ट शीट, तो यहां पर उसने फिर से कॉस्ट शीट मांग ली, देख लियो भर भर के कॉस्ट शीट दी है इंस्टीट्यूट ने, सबसे इंपॉर्टेंट सर कॉस्ट शीट, ठीक है जी। तो ये एक्टिविटी का सिंपल क्वेश्चन था सर, बहुत ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, स्पेशली फर्स्ट 2 पार्ट्स में तो बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आई होगी। थर्ड पार्ट में सर कुछ नहीं था, मटेरियल लेबर कॉस्ट दे रखी थी, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन दे रखे हैं, और एक्टिविटी रेट्स आपने निकाल ही लिए, तो उस बेसिस पे आपको ओवरहेड्स लेने थे सर, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। चलो जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A पार्ट क्या आया सर, XYZ passes through 3 distinct process XYZ, the following data is given। अच्छा ये क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जिनके पास मेरी बुक्स हैं, KSJ टीचिंग की बुक्स हैं, क्वेश्चन बुक में खोल लो सर, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो, क्या सिमिलर क्वेश्चन है, डेफिनेटली सिमिलर क्वेश्चन है। जहां पर उसने क्या कहा सर, 3 प्रोसेस है XYZ, उसने Y का परसेंटेज ऑफ वेस्टेज नहीं दी, वो निकालो भैया। स्क्रैप तो दे दिया मैंने, वैल्यू दे दी, लेकिन परसेंटेज कितनी सर, क्वांटिटी कैसे निकालूंगा। तो पहले पॉइंट में उसने पूछा ये क्या, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज गिवन दैट द आउटपुट ऑफ प्रोसेस Y इज ट्रांसफर टू प्रोसेस Z एट ₹4 पर यूनिट, ठीक है। तो ये निकालना था। मेरी बुक में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 है जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें लास्ट प्रोसेस में निकालना है, कोई फर्क नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जिन्होंने मेरी बुक्स की है उनको पता चल जाएगा सर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 निकाल सकते थे आराम से, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। सर प्रोसेस अकाउंट तो ऑटोमेटिकली बनाने ही पड़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का 10 मार्क्स के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर। ठीक, तो इसलिए मैंने कहा कि वो कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी ट्रिक पे डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरह से उस टाइम पे माइंड लगा सकते हो। MRSL हेल्थ केयर लिमिटेड, सर ये क्वेश्चन आया आपका सर्विस कॉस्टिंग से, और ये क्वेश्चन आपका ICI स्टडी मैट में जो न्यू क्वेश्चन ऐड हुए थे वहां से आया है, ICI SM से। तो जिन लोगों ने मेरी SM सीरीज कर रखी है वहां पे मैंने उनको ये क्वेश्चन करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ नहीं था। 10 मार्क्स का मतलब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन समझ लो कि बोनस था आपके पास। ठीक है, उसके बाद इसका C पार्ट आया, ब्रिक कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, 5 मार्क्स, वेरी गुड क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 5 मार्क्स, सिंपल क्वेश्चन। क्या उसने मांगा, क्या है, वर्क सर्टिफाइड निकालना है, कैश रिसीव्ड निकालना है और नोशनल प्रॉफिट निकालना है। सर वर्क सर्टिफाइड तो पहले ही पॉइंट में से निकल जाएगा, कैसे? सर उसने कहा द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड वाज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट एंड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द कॉन्ट्रैक्टी हैज रिटेन्ड 1,30,000 एज रिटेंशन मनी विच इज 20% ऑफ सर्टिफाइड वर्क। ठीक है ना, तो मतलब रिटेंशन मनी क्या है, रिटेंशन मनी आपकी 1,30,000 है। ठीक है, मैंने कहा कि सर वर्क सर्टिफाइड को x ले लो, तो ये रिटेंशन मनी जो है वो 20% ऑफ x है, दैट इज इक्वल टू 1,30,000। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1,30,000 डिवाइडेड बाय 20%, आई थिंक 6,50,000 आएगी शायद, एक बार चेक कर लेना भाई। ठीक है, एक रफ आइडिया लिया मैंने, 6,50,000 शायद। और उसके बाद 6,50,000 टोटल वर्क सर्टिफाइड था, इसमें से रिटेन किया 1,30,000, तो बाकी का जो बैलेंस था 5,20,000 का, दिस इज योर कैश रिसीव्ड। तो दो चीजें तो निकल गई सर, वर्क सर्टिफाइड भी निकल गया, कैश रिसीव्ड भी निकल गया। अब नोशनल प्रॉफिट में क्या बचा भैया, कुछ भी नहीं। अनसर्टिफाइड ये था, उसके बाद कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल एट साइट दे रखे हैं, ये वाला पॉइंट जो था ये डेप्रिसिएशन थी आपकी। ठीक है, चाहे तो आप डेप्रिसिएशन 15,000 लिख सकते थे, या फिर टू प्लांट और बाय प्लांट करके 40 एंड 25 लिख सकते थे, 15,000 की आप लोगों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो 5 मार्क्स का आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देख रहे हो इंस्टीट्यूट ने गेम किस तरह से खेली है, बहुत ज्यादा कवरेज करने की कोशिश की है इंस्टीट्यूट ने कि भाई सारे चैप्टर्स में से डालूंगा मैं तो। उसके बाद द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट डीजे इज 25 यूनिट्स पर आवर इन द मैन्युफैक्चरिंग। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें आप लोग स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल सकते थे 25 यूनिट्स पर आवर इंटू 40 आवर्स पर वीक, और आपके पास एक्चुअल आउटपुट दे रखी है, एबनॉर्मल टाइम भी दे रखा है आपको, आइडल टाइम दे रखा है, बेसिकली रेट्स दे रखे हैं डिवाइडेड फॉर द वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, तो आपको किस तरह से वेरिएंसेस, एक एफिशिएंसी वेरिएंस आपको दे रखा है 240 फेवरेबल, तो आपको कॉस्ट रेट, गैंग वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस निकालना था। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं था, पहले बता रहा हूँ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेबर वेरिएंस से उठा के इन्होंने दे दिया, बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन दिया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया इंस्टीट्यूट ने। ये आएंगे सर डिटेल डिस्कशन जहाँ पे हम पेपर सॉल्व भी करेंगे, घबराओ मत। ठीक है, पेपर सॉल्व भी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन PSV लिमिटेड, लास्ट क्वेश्चन सर, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आया आपके पास बजटरी से, बजटरी से आया सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन सर। सेल्स बजट तो कुछ भी नहीं था, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। प्रोडक्शन बजट कैसे आना था सर, कितने यूनिट्स बनाने हैं वो कैसे पता चलता, कितने सेल किए प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सिंपल सी बात। ठीक है ना, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाना था आपके पास। क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ मार्च दे रखा है आपको 10,000 यूनिट्स, यहाँ पे 10,000 यूनिट्स आप लोगों के पास बचे। ठीक है ना, अब एक पीरियड का जो ओपनिंग है वो पिछले पीरियड का क्लोजिंग बनेगा। ये अगर ओपनिंग है मार्च का तो ये इसका बन जाएगा क्लोजिंग सर। यहाँ पर 10,000 दे रखा है, यहाँ पर आ जाता 6,000, 8,000, यहाँ पे 9,000 और यहाँ पे 3,000। तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस भी हैं, आपके पास सेल्स भी है, आपके पास ओपनिंग भी है, तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप लोगों ने प्रोड्यूस करने हैं वो बना सकते हो। और उसने स्पेसिफिकली बोला है प्रोडक्शन बजट मुझे चाहिए ही यूनिट्स में। ठीक है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है सर। फिर उसने कहा कि रॉ मटेरियल बजट, सर जितने यूनिट्स आप लोगों ने प्रोड्यूस करने थे मल्टीप्लाइड बाय द रॉ मटेरियल कंजम्पशन, सिंपल। तो रॉ मटेरियल का बजट आया ए एंड बी का सेपरेटली इन द यूनिट्स, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल था सर ये तो। उसके बाद आपकी थ्योरी थी सर 20 मार्क्स की। इस बार देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया सर, गेम किस तरह से खेली है। इस बार इन्होंने कंपलसरी थ्योरी नहीं की। नवंबर 20 के पेपर में क्या किया था उन्होंने, कंपलसरी थ्योरी डाल दी थी।
लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स में क्वेश्चंस को डिवाइड करके कवरेज बढ़ा दी अपनी, राइट जैसे यहां पर भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 में डिवाइड किया। पेपर देखो, पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने ICI का स्टडी मैट किया है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं, राइट, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने बता दिया कि मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज इन द KSJ हैंडबुक, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का अगर किसी बच्चे ने उसमें से करके गया हुआ है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर ये कैसे हुआ, मैंने उनको सोल्यूशन भी भेजा कि ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। अगर उन्होंने ढंग से किया है ना, तो ये क्वेश्चन वो आराम से कर सकते हैं अटेम्प्ट ईजिली, 10 मार्क्स कहीं नहीं गए उनके, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि भाई अगर कुछ दे रहे हैं तो काम की चीज़ है, अब फ़ायदा लेना या ना लेना तुम्हारे ऊपर है, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पेपर था, ठीक है ना। जिस चैप्टर से हम लोग सोचते थे सर 5 मार्क्स का आ जाएगा, वहां से 10 मार्क्स का आया। सर रिकंसिलेशन नॉर्मली 5 मार्क्स का आता है, लेकिन 10 मार्क्स का आया, ठीक है जी। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटिंग न्यू कोर्स के पेपर का। ओल्ड कोर्स के पेपर का जल्दी एनालिसिस लेकर आऊंगा, मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर नहीं आया है ओल्ड कोर्स का। अगर किसी बच्चे के पास है जो ये वीडियो देख रहा है, तो भाई मुझे भेज देना, मेरी ईमेल आईडी है ksjteaching@gmail.com, तो वहां पर आप लोग ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन पेपर मुझे भेज देना, मैं उसका भी ऐसे ही डीप एनालिसिस करके दूंगा आप लोगों को, राइट। तो जल्दी मिलेंगे इसके फुल सॉल्यूशंस के साथ कि सर ये पेपर सॉल्व किस तरह से किया जाना चाहिए था, राइट। सो सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।